गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्रिय स्टूडेंट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक जो लॉकडाउन प्रक्रिया जारी है और 10th क्लास के विद्यार्थियों का रिजल्ट आए हुए भी काफ़ी समय हो गया है। अब 11th क्लास की हम बात करने जा रहे हैं। तो इतने दिनों से आप बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। मस्त तो रहना ही है क्योंकि वैसे आपके पास में छुट्टियां खूब लंबी रही है। अब कुछ हम हमारे भविष्य के बारे में भी सोच लेते हैं। अब हम बात करेंगे 11th क्लास के शिक्षा संबंधित। तो देखो, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी स्टूडेंट हो जिसने 10th क्लास पास की है, वह यदि 11th क्लास में जो अलग अलग कंपार्टमेंट है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और एग्रीकल्चर, इनमें से अपनी रुचि के अनुबंध जिसमें आपकी रुचि जागृत है वह एक सेक्टर चुने। और जो विद्यार्थी साइंस लेना चाहता है तो साइंस वाले विद्यार्थियों से आज मैं सबसे पहले बात करूंगा जो उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है। उनमें से मैं सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आज केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। मैं कानाराम गवाला आज आपके सामने बात करूँगा रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री क्या होती है? देखो, आपने 10th क्लास की जो साइंस पढ़ी है उस साइंस की बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, इन 4 सब्जेक्ट का उसमें मिश्रण था और उसी साइंस की बुक को अब अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया है। और उसमें जो आपका एक अलग से भाग आता है उसका नाम है रसायन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री शब्द है ये कीमिया नामक शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काला धुसुर। ठीक है। अब यदि हम सबसे पहले केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। उसमें परिचय संबंधित भी कहा गया है, तो उससे संबंधित मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले देखिए कि यदि हम केमिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले आपने जो छोटी क्लासों में जो एक टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का नाम है मैटर, अर्थात पदार्थ। कि पदार्थ क्या होते हैं यानी मैटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज पदार्थ की कि पदार्थ किसे कहते हैं, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं मैटर किसे कहते हैं। कि मैटर क्या है, कि मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या है। कि मैटर वह चीज होती है, हर कोई वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, हर कोई वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह कुछ न कुछ स्थान घेरती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जो वस्तु स्थान घेरती हैं, जिसका कोई न कोई द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास में मार्कर हैं और इसने मेरे हाथ में जितना स्थान घेरा वे क्या पदार्थ है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है, तो वही सारी चीज़ें क्या होती है? मैटर होती है, पदार्थ होती हैं। अब सबसे पहले हम पदार्थ की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें आती है। देखो, एक नाम होता है द्रव्य, एक नाम होता है द्रव्य। क्या नाम होता है? द्रव्य। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं और उसको हम क्या कह सकते हैं? द्रव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य भी कह सकते हैं। तो इसकी परिभाषा में हमें इस प्रकार से लिखना है कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा, यानी हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, कुछ स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ यानी द्रव्य कहते हैं। तो
तो हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं, यानी अर्थात क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब सबसे पहले हम मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन, मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन, मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी पदार्थ का वर्गीकरण। हम बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण कि जो ये पदार्थ होता है, यानी हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है या कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ को वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, तो इसका वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। एक तो कहा गया है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि एक भौतिक वर्गीकरण है और एक रासायनिक वर्गीकरण है। इसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले हम मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसके दो पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट किए गए हैं? दो पार्ट किए गए हैं। दो पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है वह है फिजिकल, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जो दूसरा पार्ट है वह है केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसके दो पार्ट है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है, एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। अर्थात एक भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण है, और दूसरा कौन सा है? रासायनिक वर्गीकरण। तो इसको दो भागों में बांटा गया है कि एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम भौतिक वर्गीकरण के तहत भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं कि पदार्थ की मूलभूत अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ना कि भौतिक वर्गीकरण। और पदार्थ की मूलभूत अवस्था के साथ साथ रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में चेंज होता है, उसे केमिकल चेंजेज कहते हैं। और जिसमें रासायनिक संगठन, रासायनिक गुणों में चेंज नहीं होता है उसे फिजिकल चेंजेज कहते हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की संज्ञा हम देते हैं। अब यहाँ पे है कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। यदि हम भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इनको किस भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले जो भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण में इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया? तीन पार्ट में। वे तीन पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है इसका सॉलिड, उसके बाद में होता है लिक्विड, और इसके बाद में होता है वह गैस। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव। देखो ये द्रव है, वह द्रव्य था, और यह है गैस। इसके तीन पार्ट हैं। फिजिकल चेंजेस को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में। इसके बाद में आता है केमिकल चेंजेज, और केमिकल चेंजेज में इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन किया गया है। एक होते हैं प्योर, जो प्योर सब्सटेंस होते हुए, और एक होता है जितने भी मिश्रण होते हुए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस, और एक होते हैं आपके पास में मिश्रण। तो इस आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया है। और जो आपके पास में प्योर पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको हमें पुनः दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, और कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। तो इस प्रकार से इसका सामान्यतः वर्गीकरण किया गया है।
ये एलिमेंट है यानी तत्व है, और यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड। इसको लिख लेना कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन, पदार्थ का वर्गीकरण, फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम ठोस, द्रव और गैस की बात करेंगे। सबसे पहले देखो, ये आपके पास में सॉलिड, यानी हम बात करते हैं सॉलिड की। इसके बाद में लिक्विड, लिक्विड के बाद में गैस। ये तीन चीजें हैं। इन तीनों चीजों में देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स की, ना बल, कि बल की प्रकृति, फोर्स की प्रकृति किस प्रकार से होती है। कि जितने भी सॉलिड मैटर होते हैं, सॉलिड पदार्थ होते हैं, उनके अणुओं के मध्य परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा बल पाया जाता है? परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। परबल अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। कहने का मतलब क्या है? ये कोई एक पात्र है, आपने कहा कि NaCl है, ठोस अवस्था में है, तो इसके कण बिल्कुल क्या रहेंगे? एक दूसरे के निकटवर्ती रहेंगे। और यदि ये कण एक दूसरे के बिल्कुल निकटवर्ती रहेंगे तो इन दो कणों के मध्य यहां पे जो बल पाया जाएगा वह बल होगा प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल। ये प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है जिसके कारण ये बिल्कुल ही स्टिक रूप से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं, और प्रबल होने के कारण ये अलग अलग रूपों में अपघटित नहीं हो सकते। तो सॉलिड में सर्वाधिक प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सॉलिड की तुलना में कम प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। तो इसमें प्रबल अंतरा आणविक बल कैसा होता है? अधिक। ठोस की तुलना में क्या होता है? प्रबल अंतरा आणविक बल क्या होता है? कम होता है। क्योंकि जब NaCl ठोस अवस्था में होता है तो उसमें प्रबल अंतरा आणविक बल आकर्षण अधिक है, और यदि ये लिक्विड अवस्था में चला जाता है तो इसके कण किस रूप, तरल रूप में हो जाते हैं, और इनके मध्य जो प्रबल अंतरा आणविक बल है वह क्या हो जाता है? ठोसों की तुलना में कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो वे किस में होता है? लिक्विड में। जबकि जो गैस होती है, गैसों में प्रबल अंतरा आणविक बल ना के बराबर होता है, यानी द्रव से भी क्या होता है? कम होता है प्रबल अंतरा आणविक बल। किसमें? गैस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल किसमें जाता है? ठोस में। उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो फर्स्ट चीज तो आपको इन ठोस, द्रव और गैस में ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि आयतन की बात करते हैं, आयतन किसे कहते हैं? सबसे पहले देखो आयतन, यहां पर आता है आयतन। आयतन क्या होता है? कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे, उसका क्या कहते हैं? आयतन। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे, उसका हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो आयतन की परिभाषा में आप लिख सकते हो, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। कि जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। अब आयतन में यदि हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है कि सॉलिड का आयतन हमेशा क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। कि आपके पास में ये एक डस्टर है, इसका आयतन जितना ये स्थान घेरता है वह उसका क्या हो जाता है? आयतन होता है। इसकी आकृति निश्चित है। पत्थर लिया उसकी आकृति निश्चित है, लोहे का टुकड़ा लिया उसकी आकृति निश्चित, उनके लिए आयतन क्या होता है? उनका निश्चित होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें किसकी? लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में भी आयतन निश्चित होता है। जैसे आपने कहा कि यहां पे निश्चित है, यहां पे भी निश्चित है, और गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। कारण आपने कहा कि 1 kg सॉलिड, चीनी कितनी है? 1 kg, तो उसका आयतन निश्चित है कि नहीं है? आपने कहा लिक्विड यानी दूध, आपने कहा 1 लीटर, कितना दूध है? 1 लीटर, तो इसका आयतन निश्चित है कि नहीं है?
कि चीनी 1 kg, चीनी ठोस अवस्था में होती है, उसका भार कितना है 1 kg, तो आयतन निश्चित है। आपने कहा कि दूध लिक्विड के रूप में, दूध 1 लीटर दूध है तो वह कैसा है, निश्चित है, उसकी मात्रा क्या है, निश्चित है। अर्थात आपने कहा गैस के रूप में, तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब अनिश्चित कैसे होता है, आपने कहा अगरबत्ती का धुआं, क्या अगरबत्ती का धुआं निश्चित है, नहीं है। आपने एक रूम में एक अगरबत्ती जलाई तो वह उसका धुआं पूरे रूम में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपने एक छोटे से बॉक्स में एक अगरबत्ती जलाई तो उसका धुआं उस छोटे से बॉक्स में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस धुएं की कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड का आयतन निश्चित होता है। सॉलिड में आपने कहा 1 kg चीनी है तो उसकी मात्रा कितनी है, 1 kg है, अर्थात वह निश्चित है। आपने कहा 1 लीटर दूध है, अर्थात उस लीटर किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, उसका आयतन कितना है, 1 लीटर। आपने कहा अगरबत्ती का धुआं, कोई निश्चित नहीं है, इसका मतलब उसका आयतन निश्चित नहीं है। इसके बाद में बल हो गया, आयतन हो गया। इसके बाद में हम लेते हैं आकार। क्या लेते हैं, आकार। देखो यदि आकार की बात करें, आकार किस प्रकार से होता है, तो हम कहते हैं कि ठोसों का आकार निश्चित होता है, लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। कैसे, ठोसों का आकार निश्चित कैसा है, ये एक ठोस है जिसका आकार निश्चित है, पत्थर है आकार निश्चित है, लोहा है आकार निश्चित है, उसकी आकृति निश्चित है। जबकि लिक्विड का आकार अनिश्चित कैसे, आपने कहा 1 लीटर दूध है, आयतन तो निश्चित है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं हो सकता। सबसे पहले आपने 1 लीटर दूध को एक जग के अंदर लिया, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसका आकार कैसा था, अनिश्चित था। इसके अलावा हम कहेंगे उसी दूध को आपने प्लेट में ले लिया, अर्थात क्या कहा कि जब आयतन है उसको प्लेट में लिया, प्लेट में लेने के कारण उसने अपना आकार चेंज कर लिया कि नहीं कर लिया। यदि उसी दूध को आप गिलास में लेते तो उसका आकार चेंज होता है कि नहीं होता है। तो अर्थात हम ये कहते हैं कि जो आपके पास में लिक्विड होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात कैसा होता है, अनिश्चित, जबकि ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित। इसी प्रकार से यदि हम गैस की बात करें तो गैस का आकार भी क्या है, अनिश्चित है। आपने कहा कि आपके पास में कोई गैस है और उस गैस को आपने एक बंद कमरे में गैस को प्रवाहित किया, क्या उसका आकार निश्चित है, वह कंप्लीट बंद कमरे में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो हम ये नहीं कह सकते। आपने एक छोटे से डिब्बे के अंदर उस गैस को प्रवाहित किया तो उस डिब्बे के अंदर वह गैस रहेगी, क्या उसका आकार निश्चित है, नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड का आकार निश्चित होता है, लिक्विड का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यह चीज हमें पर्टिकुलर रूप से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब यदि हम बात करें कि कुछ एग्जाम्पल की बात करें कि इन तीनों के एग्जाम्पल, सॉलिड में एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, लिक्विड में कौन कौन से हो सकते हैं, गैस में कौन कौन से हो सकते हैं। सॉलिड के अंदर आपने कहा लोहा है, सोना है, ये सॉलिड है। लिक्विड में आपने कहा दूध है, तेल है, पानी है, ये सारे कैसे हैं, लिक्विड। क्या बर्फ लिक्विड है, नहीं है। बर्फ किस में आता है, ठोस में आता है। इसके अलावा गैस के अंदर आपने कहा H2 है, N2 है, तो ये सारी क्या हो जाएगी, गैसें हो जाएगी। तो अर्थात ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। एक बार पुनः देख लो, सॉलिड की बात करें बल के आधार पर, तो सॉलिड में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब है उसके अणु एक दूसरे क्या होते हैं, बिल्कुल निकटवर्ती होते हैं, एक दूसरे को बहुत ही निकटवर्ती रूप में आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं। इसलिए उसकी आकृति कैसी होती है, ठोस के रूप में होती है, अर्थात उसमें प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। लिक्विड की बात करें, ठोस की तुलना में प्रबल अंतराण्विक बल क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसके अणु थोड़े थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। तो ठोसों की तुलना में थोड़े से दूर हैं, तो उसके मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल भी क्या है, कम है। गैसों में प्रबल अंतराण्विक ना के बराबर होता है, अर्थात दर से भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसके अणु दूर दूर होते हैं, तो प्रबल अंतराक्षण बल क्या होता है, काफी दूर होता है। आयतन की बात करें, ठोस का आयतन निश्चित होता है। मैंने कहा है ठोस के आयतन, आपने कहा ठोस 1 kg चीनी, तो चीनी कैसी है, ठोस है, अर्थात उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 किलोग्राम, तो क्या हो गया, उसका आयतन निश्चित हो गया। द्रव का आयतन भी निश्चित होता है। मैंने कहा 1 लीटर दूध, दूध कैसा है,
लिक्विड है अर्थात उसकी मात्रा कितनी है 1 लीटर। गैस का आयतन अनिश्चित होता है क्योंकि उसका कोई आयतन नहीं होता है। आपने अगरबत्ती ली, अगरबत्ती को जला दिया, जलाने के बाद में उसका धुआं बन रहा है। आपने एक बड़े से होल में गए, वहां पे अगरबत्ती जला दी, कंप्लीट होल में उस अगरबत्ती की क्या आएगी? गंध आएगी। क्या आप उस गंध को निश्चित आकार के रूप में ले सकते हो? नहीं ले सकते। उसी अगरबत्ती का दूसरा पार्ट आपने एक डिब्बे के अंदर लगा दिया तो उसमें गंध किसमें है? डिब्बे में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगरबत्ती के धुएं का आयतन निश्चित नहीं है, अर्थात दरों का आयतन क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। सॉरी, गैस का आकार की बात करते हैं तो सॉलिड का आकार निश्चित होता है। कोई सा भी पदार्थ ले लो सॉलिड, उसका आकार निश्चित रहेगा। द्रव का आकार निश्चित होता है। आपके पास में दूध है चाहे पानी है, यदि आपने उसको एक डिब्बे में लिया तो उसका आकार ले लेगा, गिलास में लिया तो उसका आकार ले लेगा, प्लेट में लिया तो उसका आकार ले लेगा, अर्थात उसका आकार चेंज होता रहता है। आपने कहा पत्थर का टुकड़ा, चाहे आप उसको डिब्बे में लो, चाहे प्लेट में लो, चाहे गिलास में लो, किसी भी आकृति में लो, उसका आकार निश्चित रहेगा। अर्थात सॉलिड का आकार निश्चित है, लिक्विड का आकार निश्चित है और गैस का आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। आपने सॉलिड के रूप में क्या ले लिया? लोहा ले लिया, सोना ले लिया, बर्फ ले लिया, जबकि लिक्विड के रूप में दूध है, तेल है, जल है, और गैस के रूप में H2 और N2 हो सकती हैं। तो ये चीजें हमें सामान्यतः फिजिकल क्लासिफिकेशन में ध्यान रखनी है, तीनों के लिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद में हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में पहला है प्योर सब्सटेंस, उसके बाद में मिक्सचर यानी शुद्ध पदार्थ, और यहाँ पे होता है मिश्रण। उसके बाद में आता है तत्व और यौगिक एलिमेंट और कंपाउंड। इनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। देखो, कंप्लीट विद्यार्थियों को ये ध्यान देना है कि ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। बिल्कुल आपको अपना नोटबुक लेनी है और उसमें अच्छी तरह से नोट करना है, फ्लो चार्ट बनाना है और इजी वे में लिखना है। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और यदि किसी स्टूडेंट के कोई चीज़ समझ में नहीं आए, किसी भी प्रकार का कोई संशय रहे, तो वह इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें उस क्वेश्चन को लिख के भेज दें। तो यदि आज के वीडियो को आप लिख के भेजोगे तो कल आपको अगले वीडियो में उसका जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक, जितने भी आपके मिलने वाले स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने 10th पास की हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता करें, क्योंकि दूर दराज बेटा, ढाणी में बेटा, गांव में बेटा और कई जगह बेटा, विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी इतने दिनों की लंबी छुट्टियां काटने के बाद में सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ये चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और यदि इसी के अलावा भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिले तो आप एक बार विद्यालय के नंबर जो भी है उस पर फ़ोन करें, उसके द्वारा आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब देखो, यह था आपके पास में फिजिकल से। अब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है शुद्ध पदार्थ। क्या है भाई? शुद्ध पदार्थ। देखो, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ की मतलब बात है कि यहां पे नाम आ गया शुद्ध, के पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। शुद्ध यानी प्योर सब्सटेंस, के पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, उसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। तो आप एक बार यहाँ पे शुद्ध पदार्थ लिख के इसकी परिभाषा लिख लेना कि शुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं? कि जो कंप्लीट पदार्थ होता है, पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। पूरे पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ये चीज़ आपको शुद्ध पदार्थ में हल्की से ध्यान रखनी है। अब शुद्ध पदार्थ का कितने डिवीजन है? 2। एक है एलिमेंट और एक क्या है? कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की, 1 नंबर डाल के कि एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं। तत्व हमें किसे कहते हैं? तत्व वे होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। यानी आपने कहा कि जो भी प्रकृति में तत्व हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, तो हम कहेंगे जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्व। जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु
होते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें एलिमेंट कहते हैं। जैसे आपने कहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ईटीसी। जितने भी प्रकार के, ये ऑक्सीजन एक ही है, या हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, तो जितने भी यौगिक है इनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, अर्थात ये सारे क्या है, एलिमेंट है। अब इन एलिमेंटों की हम बात करेंगे। अब इसके बाद में नंबर 2, एलिमेंट के बाद में नंबर 2 आता है कंपाउंड। कि कंपाउंड किसे कहते हैं, अर्थात यौगिक किसे कहते हैं। जितने भी आपके पास में एलिमेंट है, यदि विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जब सिंपल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को आपने योग कर दिया, किसके रूप में, निश्चित अनुपात के रूप में, उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, अर्थात कंपाउंड कहेंगे। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट जब परस्पर ऐड होंगे तो वे नए जिस पदार्थ का निर्माण करेंगे, मैटर का निर्माण करेंगे, वे क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कंपाउंड किस प्रकार की परिभाषा है। तो कंपाउंड में आप ऐसा लिख सकते हो कि विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जो युक्त होते हैं, मिलते हैं, उन्हें कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पे लिख लेना, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, उन्हें कंपाउंड कहते हैं। कि विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, अर्थात उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे आपने कहा H2O। अब H2O में एक निश्चित अनुपात है, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, अर्थात हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु परस्पर मिलकर किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। तो ये एक निश्चित अनुपात है कि 2:1 में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर मिलते हैं तो उसे बनने वाला यौगिक क्या होगा, जल होगा। और इस जल को हम 2:1 के रूप में निश्चित करते हैं, और वे क्या है, आपका कंपाउंड है, यौगिक है। अब इसी प्रकार से आपने लिखा H2O2। H2O2 का मतलब क्या है, 2:2 अर्थात 1:1 के रूप में। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:1 में रुकते हैं तो वे क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यदि स्थिर अनुपात में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो वे यौगिक होते हैं। इस प्रकार से आपके दिमाग में कोई भी ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये अनुपात का ध्यान रखना है, और जो भी कंफ्यूज होगा उसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको जड़ से उस कंफ्यूज को समाप्त कर दूंगा। किसी प्रकार का दिमाग में कंफ्यूज नहीं रखना है। तो आप एक बार सिंपल तरीके से इन चीजों को पढ़ना, क्योंकि हम आज फर्स्ट क्लास है, छोटी सी क्लास रखेंगे, इजी वे में रखेंगे। जो भी कोई प्रॉब्लम आए मुझे वापस बताना, और साथ विद्यार्थियों को ऐड करना। ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ आपकी कंटिन्यू क्लास होगी, मैथ्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, फिजिक्स की होगी, बायो की होगी। तो 10th क्लास के विद्यार्थी एक बार इस क्लास को जरूर देखना है, जिसने 10th पास किए। फिर क्लास देख के अपने हिसाब से डिसाइड करना कि मेरे को साइंस सेक्टर में लेना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है, या आर्ट सेक्टर में जाना है, या कॉमर्स सेक्टर में जाना है। तो ये है आपका साइंस सेक्टर, और उसका एक सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। उसकी मैंने आज बात की थी। आज के लिए हम इतने पढ़ेंगे, नई क्लास में नया टॉपिक लेकर आएंगे, और बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे, आनंद से पढ़ेंगे, तरोताज़ा होके, बिल्कुल है ना, बिल्कुल माइंड फिक्र होके। यदि साइंस के स्टूडेंट बनते हो तो बिल्कुल एक्टिव होकर हम बात करेंगे, और अच्छी तरह से आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।